गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। माय सेल्फ मनोज जनेजा। आज के इस वीडियो में 11th क्लास का 9th चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स करने जा रहे हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी जिस पर मैं अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज बिल्कुल ना आए, जिसको हमने इस तरीके से पढ़ा था, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी द इंटर एटॉमिक सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज। और क्योंकि पार्टिकल्स के बीच सेपरेशन नहीं चेंज होगा तो इसलिए बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन लेंथ ब्रेथ हाइट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट एक्चुअली नो बॉडी इज रिजिड इन दिस वर्ल्ड, नो बॉडी इज रिजिड। When we apply force on any body, it gets deformed. आपको पता है, अगर मेरे पास सपोज एक रबड़ बैंड है, अगर मैं उसे खींचता हूं तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है। It means when I apply the force, its shape changes. शेप क्यों चेंज हुई? वो क्यों इलोंगेट हो गई? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन बढ़ गया। पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन बढ़ गया। तो नो बॉडी इज एक्चुअली रिजिड। तो कोई भी बॉडी रिजिड नहीं है। जब भी हम नो बॉडी इज एक्चुअली रिजिड, दिस इज द कंक्लूजन। तो व्हेन आई अप्लाई द फोर्स अ बॉडी गेट्स स्ट्रेच्ड। इट मींस हाउ डज इट हैपन? इट मींस द इंटरमोलिक्यूलर सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स चेंजेस ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। तो जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो इलोंगेट क्यों हुई? क्योंकि जिन पार्टिकल से वो मिलकर बनेगी थी उनके बीच का सेपरेशन बढ़ गया। अब क्या कंसेप्ट होता है? अ रेस्टोरिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले। रेस्टोरिंग फोर्स क्या काम करता है? क्योंकि हमें पता है पार्टिकल्स इन ए सॉलिड आर इन एन इक्विलिब्रियम आर लोकेटेड एट डिस्टेंसेस वेयर नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल्स इज जीरो। इट मींस रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस कैंसल्स आउट ऑन द पार्टिकल्स। हमें इस दुनिया का रूल पता है कि हर पार्टिकल्स वांट्स मिनिमम स्टेबिलिटी, इसलिए एक रेस्टोरिंग फोर्स आएगा विच ट्राइज टू ब्रिंग बैक द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर मैंने रबड़ बैंड को स्ट्रेच कर दिया था, जैसे ही मैं छोड़ूंगा रबड़ बैंड विल रिगेन इट्स पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो जो फोर्स उसको वापस लाएगा उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, दैट फोर्स इज नोन एज द रेस्टोरिंग फोर्स एंड द फोर्स व्हिच आई अप्लाइड ऑन द बॉडी इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहां से हमारे तो दो डेफिनेशंस आ गई। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स जो हम लगाएंगे किसी भी रबड़ बैंड पर, किसी भी बॉडी पर, किसी स्प्रिंग पर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसकी शेप, उसकी शेप में चेंज लाने के लिए। जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया एक रेस्टोरिंग फोर्स आ गया ताकि वो बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वापस अचीव कर सके। रेस्टोरिंग फोर्स। इलास्टिसिटी एक डेफिनेशन आती है। इलास्टिसिटी क्या है? बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करेगी, बिकॉज ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स, एंड दिस प्रॉपर्टी टू अचीव इट्स कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब बच्चों क्या होता है कंसेप्ट? कुछ बॉडीज में अगर आपने उसको इलोंगेट कर दिया या कंप्रेस कर दिया, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को टोटली रिगेन कर ले, जैसे पहले थी फोर्स लगाने से पहले, वैसे की वैसी हो जाए। उसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक। बट 100% परफेक्ट इलास्टिक कोई बॉडी नहीं है। फिर भी हम फॉस्फर ब्रोंज, एक मटेरियल है फॉस्फर ब्रोंज, ये ऑलमोस्ट परफेक्टली इलास्टिक है। अब बच्चों कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं, आप मान लीजिए आपके पास वैक्स है, मोम है, आपने उसको शेप को चेंज कर दिया फोर्स लगाकर, वो तो बिल्कुल भी पोजीशन चेंज नहीं करता। इट मींस इट हैज जीरो इलास्टिसिटी, और आई कैन से इट हैज 100% प्लास्टिसिटी। अपोजिट ऑफ इलास्टिसिटी इज व्हाट? प्लास्टिसिटी। एंड आई कैन से दैट इज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, दैट इज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो अब बच्चों हमारा कंसेप्ट आती है स्ट्रेस। बहुत स्ट्रेस हो रहा है आजकल बच्चों के दिमाग पर पढ़ाई को लेकर, क्योंकि पढ़ते ही नहीं इसलिए स्ट्रेस हो रहा है। If you continue your studies from the first day the teachers start teaching in the school, your class, or you through online classes, you will never feel the stress. But that's a world of imagination.
Because children don't have a habit of starting studying from the first day. That's what I observed. So let us move to the R physics. What's the stress? Stress क्या है बच्चों? अभी हमने डिस्कशन किया, मैंने फोर्स लगाया, मैंने छोड़ा, रेस्टोरिंग फोर्स आया। उस रेस्टोरिंग फोर्स को अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं, वो कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया पर आया, तो उस रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया का नाम दिया गया स्ट्रेस। रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों प्रेशर वाला हो जाएगा, m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। अब बच्चों का टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल मैथमेटिकल वाला है, परपेंडिकुलर बेसिकली। सपोज बच्चों मेरे पास एक वायर है मेरे पास एक रबड़ की वायर है। वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, बेसिकली वायर इज ए वेरी थिन सिलेंडर ऑफ वेरी स्मॉल रेडियस। दिस इज वायर। अब मैं इस पर फोर्स लगाता हूं बच्चों ऐसे, नॉर्मली मैं इस पर फोर्स ऐसे लगाता हूं, पकड़कर ऐसे। आई अप्लाइड द फोर्स नॉर्मली, डिफॉर्मिंग फोर्स। और बच्चों हम यहां पर एक कंसिडर करना चलेंगे कि बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक। तो जैसे ही मैंने इस पर फोर्स लगाया, रेस्टोरिंग फोर्स आएगा इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। दिस इज अप्लाइड फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स आएगा इधर आएगा। तो अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट जो आया है रेस्टोरिंग फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूं, रेस्टोरिंग फोर्स इन दिस केस इज नॉर्मल टू द सरफेस ओवर विच डिफॉर्मिंग फोर्स वाज अप्लाइड। डिफॉर्मिंग फोर्स जिस सरफेस पर लगा था उसकी रेस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों उसको क्या है, नॉर्मल। तो इस केस में जो रेस्टोरिंग फोर्स आएगा, अगर मैं उसको एरिया से डिवाइड कर दूं, उसे बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स इज नॉर्मल टू द सरफेस टू विच डिफॉर्मिंग फोर्स वाज अप्लाइड। दैट्स व्हाट। इसका सेकंड है जो नॉर्मल स्ट्रेस का सेकंड है, दैट्स व्हाट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल बच्चों वर्ड ओरिजिनेट हुआ है टेंजेंट से, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शीयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शीयरिंग स्ट्रेस। अब ये क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। सपोज मेरे पास बच्चों एक क्यूब है, क्यूब ऑफ रबड़। मैं रबड़ क्यों ले रहा हूं? क्योंकि रबड़ इज इलास्टिक मटेरियल। तो ये रीड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां पर स्पेस कम है। मैं दोबारा से रीड्रॉ कर देता हूं छोटी शेप में, इट्स बेटर। अब मैं इसके बेस को फिक्स कर लेता हूं, बेस को मैं होल्ड कर लेता हूं और मैं ये ऊपर वाले सरफेस के टेंजेंट फोर्स लगाता हूं ऐसे। तो क्या होने वाला है, बेस को मैंने होल्ड किया हुआ है, बिकॉज दिस इज मेड फ्रॉम इलास्टिक मटेरियल। दिस सरफेस, दिस वन, ये वाला, विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस, दिस वन विल बी ट्विस्टेड थ्रू ए सर्टेन एंगल। तो कंसेप्ट क्या होने वाला है, ये देखिए, ये रोटेट हो गया है, कितना एंगल, थीटा। इस केस में मैंने फोर्स ऐसे लगाया, रेस्टोरिंग फोर्स इसके अपोजिट आएगा। रेस्टोरिंग फोर्स को मैं एरिया से डिवाइड करूंगा तो नाम दिया जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि नाउ फोर्स इज टेंजेंशियल टू दिस अपर सरफेस। ठीक है, तो दो हो गए हमारे टाइप्स। इसके बाद चलते स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? और जब भी आपने
बॉडी पर फोर्स लगाया एक्स्ट्रा, द बॉडी गेट्स डिफॉर्म्ड, बॉडी की शेप में चेंज आ गया। अब बॉडी के शेप में कैसे कैसे चेंज आ सकता है? तो स्ट्रेन क्या है बच्चों? स्ट्रेन एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ये मेजर करती है बॉडी की शेप में कितना चेंज आया। वो कैसे करेंगे? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कितना कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया भाई, लेंथ में, ब्रेथ में, एरिया में, हाइट में, डिवाइड बाय ओरिजिनल। तो स्ट्रेन इज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रेन तीन टाइप्स का हो गया बच्चों। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स इस तरीके से लगाया कि केवल उसकी लेंथ में चेंज आया, तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यूनिट क्या होगी बच्चों? यूनिट लेस होगा, क्योंकि जो डायमेंशन ऊपर होगी वो डायमेंशन नीचे आएंगे, कट हो जाएगा। यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सेकंड आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया इस तरीके से किसी वॉल्यूम में चेंज आया, तो कितना वॉल्यूम में चेंज आया ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो वी विल गेट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक थर्ड टाइप का रह गया बच्चों, शीयरिंग स्ट्रेन। शीयरिंग स्ट्रेन रिलेटेड है बच्चों शीयरिंग स्ट्रेस से, जिसमें हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया था, कितना एंगल वो सरफेस रोटेट हो गया, द एंगल विच दिस सरफेस परपेंडिकुलर टू द बेस गेट्स टर्न्ड इज नोन एज शीयरिंग स्ट्रेन, इज नोन एज शीयरिंग स्ट्रेन। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कांसेप्ट। इसके बाद हम चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पर, विच इज हुक्स लॉ, विच इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है बच्चों? हुक्स लॉ सीधी सीधी बात है, मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैं ज्यादा लोड लगाऊंगा और स्प्रिंग ज्यादा इलोंगेट होगा। मतलब मैं उस पर छोटा सा वेट लटकाता हूं 50 ग्राम का, तो थोड़ा सा इलोंगेट होगा। अगर मैं 50 या 500 ग्राम का लटकाता हूं, इट विल बी इलोंगेटेड मोर। इट मींस जितना ज्यादा मैं वेट लगा रहा हूं उतना ज्यादा लंबा हो रहा है। कितनी ज्यादा लेंथ में इंक्रीमेंट आ रही है बेसिकली, दैट स्ट्रेन। और लोड में कितना लगा रहा हूं, लोड मेजर कर स्ट्रेस को। तो कह सकते हैं हुक्स लॉ कहता है extension is proportional to load applied. Extension is directly proportional to the load applied. क्या है एक्सटेंशन, क्या है लोड? विद इन इलास्टिक लिमिट। अब पहले इसको डिस्कस कर लेंगे, इलास्टिक लिमिट क्या है। इलास्टिक लिमिट क्या है बच्चों? आपको पता है बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन एक लिमिट तक ही रिगेन करती है। आपके पास एक रबड़ बैंड था, आप एक लिमिट से ज्यादा खींच दो, एक लिमिट से ज्यादा खींच दो, हो सकता है फट भी जाए, उसके बाद हो सकता है अपनी पोजीशन को रिगेन ही ना करे, परमानेंटली ही इलोंगेटेड हो जाए। तो एक लिमिट होती है जिस तक रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है और पोजीशन वापस आती है, तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो विद इन इलास्टिक लिमिट आई एम डिस्कसिंग हुक्स लॉ, द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, हुक्स लॉ। Hooks. Extension is proportional to load applied, or stress is directly proportional to the strain. Stress is directly proportional to the strain. Proportionality हटाते हैं तो क्या आता है? हमेशा एक constant, क्या आता है? एक constant. Proportionality हटाते तो क्या आता है? एक constant. तो stress upon strain is a constant. And this constant is known as coefficient of elasticity. This constant is known as coefficient of elasticity.
अब ये 3 टाइप की कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, वो हम डिस्कस करेंगे। यूनिट बचा स्ट्रेस वाली ही होंगी, क्योंकि स्ट्रेन की तो यूनिट्स थी नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूला भी स्ट्रेस वाला ही होगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, denoted by Y. Young's modulus of elasticity denoted by Y. Ratio of normal stress, stress में दो टाइप पड़ी है, normal stress to longitudinal strain. Normal stress to longitudinal strain. Bulk modulus of elasticity. Normal stress to volumetric strain. और एक थर्ड होता है बच्चों मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इस साल जो कुछ टॉपिक्स डिलीट किए हैं सीबीएसई ने, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर, ये टॉपिक नहीं है इसलिए मैं कवर नहीं करूंगा। लास्ट टॉपिक व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, द डिलीटेड टॉपिक्स आई विल नॉट कवर इन माय वीडियो। Stress strain relationship in a stretched wire. This is a very important graph which I am going to discuss in the last of this particular chapter, and the chapter would be completed. It's a very simple and very short chapter from the physics point of view. बच्चों मेरे पास एक वायर है, एक वायर है, इस पर मैंने लोड लगा दिया है और मैं इसको धीरे धीरे इलोंगेट करवा रहा हूं। तो इसका बिहेवियर कैसा होता है, मतलब वायर में आपको पता है एक परमानेंट इलास्टिक लिमिट आती है, एक परमानेंट इलास्टिक लिमिट आती है, उसके बाद वो परमानेंट कुछ इलोंगेट हो जाता है। तो इसका क्या बिहेवियर होगा जैसे जैसे मैं लोड बढ़ा रहा हूं? तो दिस इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन। जब मैंने कुछ भी डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाया तो नो स्ट्रेस नो स्ट्रेन, जीरो, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। हुक्स लॉ भी होना है, जैसे जैसे मैंने लोड बढ़ाया ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स, ज्यादा स्ट्रेस तो ज्यादा स्ट्रेन। तो इनिशियली ग्राफ कैसा आएगा? तो स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। आ गया है। सपोज दिस इज पॉइंट ए। इसके बाद क्या होगा बच्चों? दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। यहां तक प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो हो रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी होती है, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। इनमें से किसी भी पॉइंट पर अगर मैं कहीं पर भी एक्सटेंशन पर मैं अगर लोड को हटा दूं तो वायर विल रिगेन इट्स पोजीशन टोटली, क्योंकि इलास्टिक लिमिट में है। इसके बाद जो थोड़ा सा कर्व ग्राफ होने लग गया, स्लाइटली कर्व होने लग गया ग्राफ, जरा से एक है बस, स्लाइटली कर्व, स्लाइटली कर्व होने लग गया, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, स्लाइटली। इट मींस अब मैं जब स्ट्रेन अब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्ट्रेन इज नॉट एज मच एज अर्लियर। अब प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट नहीं फॉलो रही, बट अगर मैं अभी भी पॉइंट बी पर हूं और मैं लोड को हटाऊं तो अगेन द मटेरियल विल रिगेन इट्स पोजीशन थ्रू दिस पर्टिकुलर पाथ। इट मींस अभी भी लिमिट तो फॉलो हो रही है इलास्टिक। तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट पॉइंट। ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल पॉइंट लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। A corresponds to proportional limit